हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर मैथ्स की सीरीज चल रही है और इस क्रम में आज 16 नवंबर 2021 की थर्ड शिफ्ट में जो प्रश्न आए हैं मैथ्स के, उन्हें लिया गया है और उन्हें बेस्ट ट्रिक से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो इस क्लास को देखिए और इस क्लास का पूरा मज़ा लीजिए, पूरा आनंद लीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। देखिए, जब मैं आपको प्रश्न करा रहा हूं तो आपको क्या कोशिश करनी है कि आपको कॉपी पेन लेकर के बैठना है। जैसे ही प्रश्न है आप वीडियो को पुश करें और सबसे पहले उस प्रश्न को सॉल्व करके देखें। इससे आपको पता चलेगा कि एसएससी जीडी जिस तरह के प्रश्न पूछ रहा है क्या आपको भी वो आ पाएंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा है तब आप उस प्रश्न को देखिए और उस प्रश्न का आसान सा तरीका क्या होगा सॉल्व करने का, उसे सीखिए। साथ ही आपको बता दें कि 2021 में आए गणित के सभी प्रश्नों को शिफ्ट वाइज हल करेंगे इस सीरीज में। तो इसके लिए आप लगातार बने रहिए हमारे साथ और डेली शाम को 7 बजे आपको यह क्लास मिलेगी। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। आज ये तीसरी क्लास है, इसके पहले 2 क्लासें हो चुकी हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको ट्राई करना है कि इस प्रश्न को आप किस तरह से लगाते हैं। ठीक है, जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 164 रुपये की वृद्धि की जाती है तो 12% हानि 8.5% के लाभ में बदल जाती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, मैं आपको बिल्कुल आसान सा तरीका बताता हूँ। जब इस तरह से दिया जाए कि 12% की हानि 8.5% के लाभ में बदल जाए, एक जगह पर हानि हो रही है, एक जगह पर लाभ हो रहा है, तो आपको क्या करना है, ये जो हानि और लाभ है इन्हें जोड़ देना है। ये कितना आ जाएगा, 12 8 20 और कितना हो जाएगा 20.5। 20.5 यूनिट ही आपका ये हो जाएगा 164 रुपये। ठीक है, और आपको क्रय मूल्य निकालना है तो आपको निकालना है 100%, यानी 100 यूनिट का मान निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 164 बटे में 20.5 गुणित कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। एक बार इसकी कहानी समझ लेते हैं कि ये कहाँ से आएगा। बस इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से आंसर मिल जाएगा। देखिए, इसे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, यहाँ से 0 हटाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 5 से काटेंगे, 5 चौको 20, 5 एकम 5, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 41 से काटेंगे तो 4 बार जाएगा और यहाँ आ जाएगा 40। तो ये कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 यानी 800। ये 800 आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ी सी इसके पीछे की कहानी समझते हैं कि देखिए, हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो सीपी है, कास्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, वो क्या मान लेंगे, 100 रुपये मान लेंगे। और 100 रुपये में पहले 12% की हानि होती थी तो यह वस्तु कितने की बिकती थी, 88 की बिकती थी। अब 8% का लाभ हो रहा है तो यही वस्तु कितने में बिकेगी, 108.5 रुपये में बिकेगी। ठीक है, यहाँ पर जब इनका अंतर हम देखेंगे, अंतर निकालेंगे तो अंतर हमारा क्या आ जाएगा, 20.5 यूनिट ही आएगा। यही बोला जा रहा है कि पहले हानि होती थी, अब जब यहाँ पर ये 164 रुपये बढ़ाए गए तो 8%, 8.5% का लाभ हो रहा है। यानी इनके बीच का जो अंतर है ये कितना आ रहा है, 20.5, जबकि प्रश्न में दिया गया है 164 रुपये। यहाँ से आ जाता है 20.5 यूनिट बराबर 164 और 100 यूनिट का मान हमें निकालना होता है क्योंकि हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो अब आप समझ गए होंगे कि यह 800 कहाँ से आएगा और यह 20.5 इसे क्यों जोड़ा जाता है और किस तरह से इसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, 18 संतरों को 151.20 में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 30% का लाभ लेने के लिए उसे 819 में कितने संतरे बेचने होंगे। 20% की हानि हो रही है और 30% का उसे लाभ चाहिए और यह जो है यह इसका विक्रय मूल्य दिया गया है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो विक्रय मूल्य दिया गया है ये 18 संतरों का है, तो हम विक्रय मूल्य को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, इसे छेड़छाड़ नहीं करते हैं। बस ये देखेंगे कि ये 30% लाभ के बाद जो आएंगे रुपए आएंगे वह 18 संतरों के लिए होंगे। ठीक है ना, बस इतना ध्यान रखना है। अब 20% की हानि के बाद कितने में बेच रहा है, 151.20 में बेच रहा है, यानी 80 यूनिट। 20% की हानि के बाद कितने में बेचा, 151.20 में बेचा, यानी 80 यूनिट बराबर कितना है, 151.20। 30% का लाभ चाहिए क्योंकि क्रय मूल्य सीपी यहाँ पर भी कितना मानेंगे, 100 मान लेंगे, तो 20% की हानि यानी 80। 30% का लाभ चाहिए तो कितना हो जाएगा, 130, और 130 यूनिट का मान कितना होगा, 151.20 बटे 80 गुणित कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा।
इसे हमें सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो हम इसे ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। इस जीरो से ये जीरो काट लेंगे और 8 से इसे विभाजित कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 कम 8, यहाँ पे आ जाएगा 7, 8 अट्ठे 64, 8 नहीं 72, तो ये कितना आ जाएगा 18.9। यहाँ पे आ जाएगा 18.9 गुणित में 13। इसे ऐसा ही लिखा रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो 130 यूनिट बराबर कितने रुपए आ गए, 18.9 गुणित 13 रुपए आ गए। यह कितने, यह जो विक्रय मूल्य है यह कितने संतरों के लिए है, 18 संतरों के लिए है। तो 18.9 गुणित 13 रुपए में कितने संतरे मिल रहे हैं दोस्तों, 18 संतरे मिल रहे हैं। बोला जा रहा है कि 819 रुपए में कितने संतरे यहाँ पे मिलेंगे, यानी 819 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे। तो 819 रुपए में कितने बेचेंगे, 18 बटे में 18.9 गुणित 13 और यहाँ पर गुणा कर देंगे 819 से। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 13 से इसे काट देंगे तो 13 छंग 78 और 13 तिया 39, ठीक है। और यहाँ पर कितना है, 1 8 9 है, 179 है, यह कट जाएगा 9 से तो 9 दूनी 18, 9 कम 9, 9 से कटेगा ये 9 दूनी 18, यहाँ पे आ जाएगा 20 और 21 से काटेंगे तो 21 तिया 63, यहाँ पे कितना बचा 20 और यहाँ पे कितना बचा 3, गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। यानी 819 रुपए में कितने संतरे मिलेंगे दोस्त, 60 संतरे मिल जाएंगे। यानी 60 संतरे बेचने होंगे तभी जाकर के 30% का लाभ मिलेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इसे सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। 1:52 मिनट के कुल समय में धारा की विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 11 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की दिशा में नाव की चाल ज्ञात करो। देखिए विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर विपरीत दिशा में x-5, क्यों ये x क्या माना गया है, x बराबर है नाव की चाल, ठीक है। नाव की चाल x मान ली गई और जब विपरीत दिशा में चलेंगे तो नाव की चाल को धारा जो है वो पीछे धकेलेगी, यानी जो धारा की चाल होगी वो नाव की चाल में माइनस कर दिया जाएगा, कम हो जाएगी नाव की चाल अगर विपरीत दिशा में चल रही है तो। और जब 11 किलोमीटर यह धारा की दिशा में चलेगी तो धारा नाव को अपने साथ बहाकर ले जाएगी अपनी स्पीड से। तो नाव अपनी स्पीड से तो चलेगी ही, प्लस धारा की भी चाल इसमें जोड़ दी जाएगी। और यह कितने मिनट के बराबर होगा टोटल टाइम, यह क्या है, दूरी 10 किलोमीटर दूरी है और नीचे क्या है स्पीड, तो दूरी बटे चाल बराबर होता है समय के। जाने में लगा समय और आने में लगा समय बराबर कितना होगा, 52 मिनट। इसे बदल लेंगे घंटे में, 60 से भाग कर देंगे। अब देखिए इस प्रश्न को अब सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो हम इसे एलसीएम ले लें और इसे सॉल्व करें, लेकिन हमें क्या करना है, परीक्षा में इसे किस तरह से सॉल्व करना है ये सीखना है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन का यूज करेंगे और प्रश्न को आसानी से सॉल्व करेंगे। उसके पहले हम 60 से इधर गुणा करा देते हैं, 60 का पक्षांतर कर देते हैं। तो जब 60 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 600 बटे x-5 प्लस 660 बटे x प्लस 5 बराबर कितना, 52। अब x की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनको x की वैल्यू रखेंगे और यहाँ पर हमारा 52 आ जाना चाहिए इसे सॉल्व करने पर, ठीक है। तो अगर हम x बराबर 25 रख देते हैं, देखिए अगर x बराबर 25 रखा जाए तो यहाँ पर 25 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 20 से जब 600 को विभाजित करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। x प्लस 5 यानी 25 प्लस 5 करेंगे तो 30 हो जाएगा और 30 से 66 को विभाजित करेंगे तो 22 आएगा। अब देखिए 30 प्लस 22 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। यानी यहीं से हमारा ये आंसर मैच हो जाएगा और जो आपका ऑप्शन सही होगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्त, ये 25 आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी जो नाव की चाल होगी वो कितनी होगी, 25 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है। एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि उसे वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ अर्जित हो। 28% का लाभ बढ़ा करके उसने क्रय मूल्य में मूल्य अंकित किया है, ठीक है। उसने इसे अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेच दिया। अंकित मूल्य पर 15% की छूट देगा, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना था। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है कि छूट देने के बाद भी उसे कितना लाभ प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर आप क्या लगा सकते हैं, आप x प्लस वाई प्लस
XY/100, ये भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। लाभ को प्लस से लिखेंगे और जो छूट होगा, छूट या हानि को माइनस से लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 28 + 15 माइनस हो जाएगा, सॉरी -15, 28 - 15, और जब प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। 28 × 15 बटे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 28 में 15 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 13 बचेगा, और माइनस कर देंगे, यहाँ पे 15 से गुणा करा देंगे तो 15 × 8 = 120, 15 दूनी 30, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4.2 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 100 से भाग भी करना है तो 4.2 आ जाएगा। अब 13 में से 4.2 को घटाया जाएगा तो कितना बचेगा, 8.12 में से 4 घटेंगे 8, यानी कितना आ जाएगा, 8.8%। यहाँ पर ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे आते हैं। एक दुकानदार ने 1200 रुपये में 150 पेन के भाव से पेन खरीदे, 1620 में 180 पेन के भाव से बेच दिए, उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। देखो, अगर हमें किसी भी चीज़ का लाभ या हानि निकालना है तो हमें सबसे पहले वह चीज़ की मात्रा को समान रखना पड़ेगा। जैसे आपसे बोला जाए कि एक पेन 2 में खरीदा जाता है और एक पेन 5 में बेच दिया जाता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2 में खरीदा एक पेन, 5 में एक पेन बेचा, तो हमें 3 का लाभ हुआ। तो पेन यहाँ पर वस्तु है और वस्तु की मात्रा बराबर होनी चाहिए। इसी तरह से हम यहाँ पर भी वस्तु की मात्रा को बराबर करेंगे, पेनों को बराबर करेंगे। और पेन को यहाँ पर बराबर करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि इनका एलसीएम ले लो और उससे बराबर कर लो। दूसरा तरीका ये है कि इनकी संख्या का एचसीएफ निकाल लो और दोनों को एचसीएफ के बराबर में लिख लो। मतलब यह है कि 150 और 180 का एचसीएफ जो होगा वो कितना होगा, हम यहाँ पे 30 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 30 लिख सकते हैं, 30, 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18, है ना। तो 30, अगर 150 पेन 1200 रुपये में खरीदे जा रहे हैं तो 30 पेन कितने रुपए में खरीदे जाएंगे, तो यहाँ पर कितने से भाग कर देंगे, 5 से। 5 से भाग करेंगे तो 30 पेन आ जाएगा, है ना। तो इसी तरह से रुपए भी 5 गुना कम हो जाएंगे, यानी 5 से भाग कर देंगे, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, यानी 240 रुपये में 30 पेन खरीदे गए होंगे, ठीक है। और यहाँ पर बेच कितने में रहा है, तो इसे 6 से भाग करेंगे तो 6 × 3 = 18, यानी 30 पेन आ जाएंगे। और 6 से इसे भी भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, 270 रुपये में 30 पेन बेच दिए जाएंगे। यहाँ पे देखिए कितने का लाभ हो रहा है, 30 का लाभ हो रहा है। 240 में से गुणे कर देंगे 100, 0 से 0 कैंसिल, 3 × 8 = 24, तो 100 बटे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यानी 25/2, यानी 12.5%, 12.5% का लाभ यहाँ पर हो रहा है, ठीक है ना। एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई का अनुपात 5, 12, 13 है और इसका परिमाप 90 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। चलिए बताइए किस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर 5, 12, 13 जो दिया गया है ये रेशियो है, ठीक है। और परिमाप कितना दिया गया है, 90 दिया गया है। अब परिमाप का मतलब क्या होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। यानी एक भुजा 5 यूनिट है, 12 यूनिट है, 13 यूनिट है, इन्हें जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, 30 आ जाएगा। और 30 बराबर कितना दिया गया है, 90, तो 1 बराबर 3 दिया गया है। तो 13 बराबर क्या होगा, 13 × 3, 5 बराबर क्या होगा, 5 × 3, 12 बराबर 12 × 3, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणित आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना है, 12 × 3, यानी 12 × 3 = 36, गुणित 5 × 3 यानी 15, और 2 से काटेंगे ये कितना आ जाएगा, 18, 18 गुणित 15, तो 15 × 8 = 120, 15 कम 15 और 12 = 27, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 270 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यह आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। ए की आय बी की आय से 70% अधिक है और सी की आय ए और बी की संयुक्त आय के 80% के बराबर है, ठीक है। ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है, 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित करें। ए की आय बी की आय से कितने % अधिक है, 70% अधिक है। अगर ए और बी का रेशियो बनाया जाए और बी की आय मान ली जाए 100 है तो ए की आय कितनी होगी,
70 होगी, क्योंकि ए की आय बी की आय से 70% अधिक है। और कहा जा रहा है कि सी की आय जो है, यानी बी की आय कितनी है, अगर 100 है तो ए की आय 170 है, और सी की आय ए और बी की संयुक्त आय के 80% के बराबर है। इनकी संयुक्त आय कितनी होगी, 270 होगी, और इसका 80% के बराबर सी की आय है। तो सी की आय कितनी है बताइए, 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएंगे, 8 सत्ती 56, 8 दूनी 16 और 16 5 21, यानी सी की आय जो है वो 216 हो जाएगी। अब पूछा जा रहा है कि ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो ए की आय कितनी कम है, सबसे पहले ये देखेंगे, सी माइनस ए बटे सी गुणित 100 कर देंगे। ठीक है, सी से कितना कम है, ए की आय कितने प्रतिशत कम है। तो 216 में 170 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 6 और 4। ठीक है, बटे में कितना आ जाएगा, 216 गुणित 100। अब यहाँ पे देखिए, हम चाहें तो थोड़ा सा इसे और हल कर सकते हैं, है ना, चाहे तो 4 से थोड़ा सा विभाजित इसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 25 आ जाएगा, फिर हमारा कैलकुलेशन जो है वो लेंदी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे आराम से 4600, और इधर हम 216 से भाग करके देख लेंगे। ठीक है, जब 216 से भाग करेंगे 2 बार जाएगा, यहाँ पे 2 छाके 12, 2 एकम 2, 1 3 और 2 दूनी 4, 432 आ जाएगा। यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे 0, एक बार जाएगा और कितना आ जाएगा, 216। अब देखिए, जैसे ही ये 21 आया हमारा, यहाँ पर ऑप्शन की तरफ नज़र दौड़ाएंगे तो एक ही ऑप्शन है जो 21.3% है, बस यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। एक कार अपनी यात्रा के पहले 41 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है, और शेष 23 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में तय करती है। कार की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करो। सबसे पहले तो हमें औसत चाल का फार्मूला पता होना चाहिए, है ना। तो औसत चाल का मतलब क्या होता है, कुल चली गई दूरी। ठीक है, जितनी दूरी चली जाए वह कुल चली गई दूरी बटे कुल समय, यह होता है औसत चाल का फार्मूला। ठीक है, अब यहाँ पर औसत चाल पूछा जा रहा है, दूरी कितनी है, 41 और 23, टोटल दूरी कितनी चली गई, 3 1 4 4 2 6, 64 किलोमीटर दूरी चली गई। और टाइम कितना लगा, 45 मिनट, और 35 मिनट जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 मिनट टाइम लगा है। अब 80 मिनट को हमें सबसे पहले किस में बदलना है, तो 80 मिनट को बदल लेते हैं सेकंड में, और 64 किलोमीटर को बदल लेते हैं मीटर में। जब इसे मीटर में बदलना होगा तो 1000 से गुणा कर देंगे, इसे सेकंड में बदलना है तो 60 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 8 से काट देंगे तो 8 8 64, यानी कितना आ जाएगा, 80/6, यानी 40/3, और 3 से काटेंगे तो 13 3 39, 1 40/3, यानी 13 सही 1/3 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, 13 से 1/3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को उसके सूची मूल्य पर 16% की छूट देकर 1638 में बेचता है। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिए, जो सूची मूल्य था, अंकित मूल्य था, मार्क प्राइस था, उसमें उसने कितने परसेंट की छूट दी, 16% की छूट दी। तो कितने में बेचा, 84% में बेचा, और जब 84% में बेचा तो कितने में बिका, 1638 में बिका। तो यहाँ से हम इसका मार्क प्राइस निकाल लेंगे, m बराबर मार्क प्राइस बराबर MP, कितना निकल करके आएगा, 1638/84 गुणित 100। ठीक है, 7 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 इधर आ जाएगा, और 7 से इधर काटेंगे तो 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौको 28, 3 से काट लेंगे तो 3 चौको 12, 3 चौको 12, या फिर ये 6 से कट जाएगा, है ना, तो 6 दूनी 12, और 6 से इसे काटेंगे तो 6 18, और 6 नहीं है 54, यहाँ पर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो 39 गुणित 50, मार्क प्राइस कितना आया, 39 गुणित 50, यानी 0 9 पंचे 45, हासिल लगा 4, 9 5 3 15, और 15 4 19। मार्क प्राइस कितना है, 1950 है। कहा जा रहा है कि सीपी में 30% का लाभ होता, यानी 130% पर बिकता अगर अंकित मूल्य में छूट न दी जाती। तो अंकित मूल्य जो है 1950, ये सीपी का कितने परसेंट है, 130% है। सीपी पूछा जा रहा है कि कास्ट प्राइस क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्या होगा, 1950 बटे में 130 गुणे में 100। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 13 से काटेंगे, 13 कम 13, 13 25 65,
कितना आ जाएगा, और ये एक जीरो है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 150। तो यहाँ पे गुणा कर लेंगे, 150 गुणे 10 कितना आएगा 1500 आ जाएगा, और यही 1500 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 संख्याएं, पहली 4 संख्याओं की औसत का औसत पांचवी संख्या के 5/6 के बराबर है। यदि सभी 5 संख्याओं का औसत 26 है तो पांचवी संख्या ज्ञात करो। पांचों संख्याओं का औसत कितना है 26 है, तो योग क्या होगा पांचों संख्याओं का 26 गुणे 5 हो जाएगा। 5 संख्या मान लेते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी और प्लस ई है। इस तरह से 5 संख्याएं हैं और इनका योग कितना है 26 गुणित 5 है, तो 5 से गुणा करेंगे, 5 छः के 30, 5 दूनी 10, 3 13। ठीक है, क्योंकि योग बराबर क्या होता है, यहाँ पर टोटल जो संख्याओं का औसत है, औसत गुणित टोटल संख्या कितनी है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, औसत 26 है और टोटल संख्याएं कितनी है 5 हैं, तो यहाँ से हम इसका योग निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या बोला जा रहा है कि पहली 4 संख्याओं का औसत पांचवी संख्या के 5/6 के बराबर है। तो पहली 4 संख्याएं कौन कौन सी हैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का औसत बटे 4 किसके बराबर है, ई के 5/6 के बराबर है। तो अगर हम a प्लस सी प्लस डी प्लस की वैल्यू निकालें, a प्लस बी प्लस सी और प्लस डी की वैल्यू निकालें, तो ये कितना आ जाएगा 4 पंचे 20 ई बटे में 6 के हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10 ई बटे 3, 2 से काट देंगे तो 10 ई बटे 3 आ जाएगा। यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू अगर हम यहाँ पर रख देते हैं तो ये कितना है 10 ई प्लस 3, 10 ई बटे 3 प्लस ई बराबर कितना है 130 के है। 3 से इधर गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 3 कम 3 ई, और 10 प्लस 3 कितना होगा 13 ई, 13 ई बटे 3 गुणित कितना है 130 है। 13 से काट देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और ई बराबर कितना हो जाएगा 10 गुणित 3 यानी 30 हो जाएगा। और पूछा क्या जा रहा है पांचवी संख्या बताओ, पांचवी संख्या ई है, ई क्या है 30 है, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न ये दिया जा रहा है, एक तार को मोड़कर वृत्त बनाया जाता है। एक तार है जिसे मोड़ करके एक वृत्त बनाया जाता है। ठीक है, और यह 18,634 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, और यह कितना है 18,634। पाई की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 22/7 और 22/7 को कर देंगे पक्षांतर, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 18,634 गुणित 7 बटे कितना हो जाएगा 22। 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, और यहाँ पर कितना आएगा 11 कम 11, 7 बचेगा, 11 छक्के 66, 11 99, 11 चौको 44, और 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 2 8 16 और 2 चौको 8, 2 7 14 गुणित 7। यहाँ पर 7 इससे थोड़ा भाग कर देंगे और 7 से करा देंगे गुणा, तो जब 7 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 और 1 कितना आ जाएगा 121। तो यह जो आर स्क्वायर है, आर बराबर कितना आ जाएगा 121। 7 गुणित 7 इसका जब रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 गुणित 7 यानी 11 सते 77 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 77 सेंटीमीटर आ गई है। और बोला जा रहा है कि इसी तार को एक आयत बनाने के लिए मोड़ा जाता है जिसकी भुजाएं 5 और 6 हैं। आयत की छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करो। देखिए, अगर हमें आयत का परिमाप निकालना हो तो ये जो वृत्त बना है इस वृत्त की परिधि बराबर होगा आयत का परिमाप, और यहाँ पर आर की वैल्यू हमें पता है 77 है। वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर, वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है। ठीक है, 2 पाई आर बराबर किसके होगा, इसके परिमाप के, है ना। तो 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई के, ये बराबर होगा। अब 2 पाई आर में यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो 2 गुणित 22/7 गुणित आर कितना है 77 है, इसको इससे भाग कर देंगे तो यहाँ पे 11 बच जाएगा, और 2 गुणित लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 5:6 दिया गया है, तो लंबाई और चौड़ाई मान लेंगे 5x है और 6x है, इन्हें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 6 5 11x आ जाएगा।
यहाँ पे कितना आ जाएगा 11x आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 गुणित 22 गुणित 11 बराबर क्या है 2 गुणित 11x, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 22। और बताना क्या है, आयत की छोटी भुजा बतानी है। छोटी भुजा कौन सी है, 5x है, यहाँ से 22 रख देंगे, x की वैल्यू कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 1 11, 110 आ जाएगा। और छोटी भुजा क्या हो जाएगी 110 हो जाएगी। ठीक है, सोमू ने 10,000 की धनराशि एक साहूकार से 7% प्रति 6 महीने 7% 6 महीने में ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर उधार ली। 3 वर्ष बाद उसे साहूकार को कितनी धनराशि का भुगतान करना होगा। देखिए अगर 7% 6 महीने में ब्याज लगेगा तो एक साल में कितना लगेगा 7 का 2 गुना यानी 14% प्रति वर्ष ब्याज लगेगा, है ना। और कितने वर्षों तक ब्याज लगेगा 3 वर्षों तक। हर वर्ष का साधारण ब्याज बराबर होता है तो 3 वर्षों में ब्याज कितना लग जाएगा 14×42% ब्याज लग जाएगा। और बोला जा रहा है कि 10,000 की राशि में अब उसे कितनी धनराशि का भुगतान करना होगा, यानी वापस कितना करना होगा, मिश्र धन क्या होगा। तो 10,000 रुपये में अगर 42% ब्याज जोड़ दिया जाए तो इसका 142% आ जाएगा, बटे कर देंगे 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 14,200 रुपये। और 14,200 रुपये इसे वापस करने पड़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पर ये प्रश्न दिया गया है, इसे देखिए सॉल्व करना है। 7/16, सबसे पहले तो इसे सही कर लेंगे, 7/16 भागित, अब जैसे यहाँ पे लिखा है 10 सही 1/2, इसे सही कर लेंगे, 10 दूनी 20, 1 21/2, ऑफ की जगह पर लिख देते हैं का हिंदी में। ठीक है, 7 पंचे 35, 1 36/5 और दिया गया है गुणित 3 पची 15 और 15 3 18/5 माइनस 3 एकम 3 1 4/3 गुणित 8 एकम 8 1 9/8 भागित 1/2 प्लस 3/4। ये तो हमने अभी तक सही कर लिया इसे। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो का लगा है, सबसे पहले यहाँ पर गुणा लगाएंगे और इसे सॉल्व करेंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 से काट देंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब 7/16 है, भाग की जगह पर गुणा लगा देंगे और यह संख्या देंगे पलट। 18 गुणित 21 आ जाएगा नीचे, 18 गुणित 21 नीचे आ जाएगा और 5 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। और इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, यहाँ पे गुणा में क्या लिखा है 18/5 लिखा हुआ है, माइनस 4/3 है गुणित 9/8 है तो 4/3 गुणित 9/8 और ये गुणा में 2 को ले जाएंगे ऊपर प्लस 3/4 ऐसे ही लिखा रहेगा। 2 से इसे काटेंगे तो 2 चौको 8, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसे काटेंगे तो 3 तरफ का 9, यहाँ पे कितना बचा 3 बचा है। ठीक है, 18 से ये 18 कैंसिल होगा, 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा और 7 से ये 21, 7 त्रिक का 21, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1/16 3 48, 1/48 माइनस का ये 3 प्लस 3/4। यहाँ से 48 को ले लेंगे एलसीएम और यहाँ पर आएगा 1 माइनस 3 गुणित 48 कर देंगे, 3 अट्ठे 24 और 3 चौको 12 2 14, 144 प्लस 12 चौको 48 तो 12 3 कितना हो जाएगा 36, 36 1 37 घटा देंगे 144 में तो कितना आ जाएगा 107 और माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस लगा देंगे, 107/48 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 107/48 सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2 ऊनी जैकेट ए और बी के मूल्य 7:9 के अनुपात में हैं। यदि जैकेट ए का मूल्य जैकेट बी के मूल्य से 380 कम है तो जैकेट बी का मूल्य ज्ञात करो। ए का मूल्य और बी का मूल्य दिया गया है 7:9। इसका मूल्य कितना कम है, 2 यूनिट कम है और 2 यूनिट बराबर क्या दिया जा रहा है 380 रुपये दिए जा रहे हैं। जैकेट बी का मूल्य पूछा जा रहा है, 9 यूनिट का मान पूछा जा रहा है तो 380/2 गुणित 9 कर देंगे, कितना आ जाएगा 190 और 190 गुणित 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 9 9 81 9 कम 9 8 17 1710 रुपये यहाँ पर आंसर हो जाएगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। 3 हिस्सों में बांटना है इस धनराशि को। पहले हिस्से का 4 गुना, दूसरे हिस्से का 5 गुना और तीसरे हिस्से के 7 गुना बराबर है। देखिए मान लेते हैं 3 पार्ट हैं ए, और ए का 4 गुना, और दूसरा पार्ट है बी, बी का 5 गुना, तीसरा पार्ट है सी, और सी का 7 गुना बराबर है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी निकालें, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने का तरीका क्या है कि इनका एलसीएम लेंगे और फिर 4 से भाग करेंगे, उस एलसीएम में जितना आएगा वो ए का अनुपात हो जाएगा। तो इनका एलसीएम इनका गुणा ही होगा, 4 गुणे 5 गुणे 7, और जब 4 से भाग करेंगे तो बचेगा कितना, 5 सत्ते 35 बचेगा, तो यहाँ पे 35 अनुपात। 5 से भाग करेंगे तो 4 सत्ते 28 बचेगा अनुपात। 7 से भाग कर देंगे तो 5 चौको 20 बच जाएगा। तो इनका जो रेशियो होगा वो 35, 28 और 20 बचेगा। कहा जा रहा है कि यह जो टोटल धनराशि है यह 6225 है, यानी इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 6225 यूनिट के बराबर आएगा। तो इन्हें जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद कितना आएगा, 8 5 13 के 3, हासिल लगा 1, 3 3 6 2 8, 83 यूनिट बराबर कितने के है, 6225 के बराबर है। कहा जा रहा है पहले और दूसरे हिस्से के बीच में कितने रुपए का अंतर है। तो पहले और दूसरे हिस्से के बीच में देखिए कितने का अंतर है, 7 यूनिट का अंतर है। 7 यूनिट का मान हमें बताना है, तो 6225 बटे 83 गुणित 7। 83 से भाग करेंगे, जब 83 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 83 से भाग कर लीजिए, इसे देख लेते हैं यहाँ पे भाग करके। आठ सत्ती 56, 7 त्रिका 21 और 8 सत्ती 56, तो 58, यहाँ पे बचेगा 1 4, ठीक है, और यहाँ पे 5 बार जाएगा तो 75 आ जाएगा। ठीक है, जब इसे 83 से काटेंगे तो कितना आएगा, 75 आ जाएगा, और 75 गुणे 7 करेंगे, 75 गुणे 7 तो कितना आ जाएगा, 7 पंचे 35, और एक ही ऐसी संख्या है जिसके इकाई का अंक क्या है, 5 है। बस यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 525 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और ये कुछ प्रश्न ऐसा दिया गया है कि निम्न 6 प्रेक्षण दिए गए हैं और इनका औसत कितना है, 12.5। तो प्रथम 3 प्रेक्षणों का औसत कितना होगा। देखिए 6 प्रेक्षण हैं, तो इनका जो औसत है, अगर योग हम इनका निकालें, इन सभी का योग निकालें तो कितना होगा, इसको हम 6 से गुणा कर देंगे, है ना, वही हमारा योग हो जाएगा। तो 6 पंचे 30 और 6 दूनी 12, 3 15, 6 कम 6 1 7, कितना आएगा, 75। यानी इन सबको जोड़ दे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, x प्लस एक्स प्लस एक्स कितने बार है, 6 बार, तो 6x प्लस यहाँ पर 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14 प्लस 17, यानी 3 3 यहाँ पे बढ़ रहा है, 2 3 5 है ना, और लास्ट संख्या 17 शुरुआत वाली है क्या, 2। तो यहाँ पर योग हमने सीखा है, जो टाइप वाइज पढ़ रहे हैं उसमें 17 प्लस 2 19 होगा, बटे में 2 कर देंगे, और यहाँ पर कितनी संख्याएं लिखी हुई हैं इससे गुणा करा देंगे। तो संख्याएं कितनी है, 6, 2 से काट देंगे, 2 तियाँ 6, 19 तियाँ कितना होता है, 57। 6x प्लस 57 बराबर कितना होगा, 75 होगा। तो 6x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर घटा देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, 8 और 1 18, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पर शुरुआती 3 प्रेक्षणों का योग निकाल लेंगे कितना होगा, और बटे कितना कर देंगे, 3 कर देंगे। तो x प्लस 2 कितना होगा, 5, और x प्लस 5 कितना होगा, तो 5 3 8 प्लस x प्लस 11, सॉरी x प्लस 8, x प्लस 8 कितना होगा, 8 3 11 हो जाएगा, बटे में कितना कर देंगे, 3। तो 11 प्लस 8 17, और 17 5 कितना हो जाएगा, 11 8 19, सॉरी 11 8 19, और 19 5 कितना हो जाएगा, 24, बटे में कितना कर देंगे, 3, बराबर कितना आ जाएगा, 8, और 8 हमारा यहाँ से आंसर निकालेगा। ठीक है, इसे सॉल्व करिए। सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, 8 माइनस 88 भागित
कितना आएगा, 11 दूनी 22 आ जाएगा, माइनस ये कितना होगा, 4 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा, 18, 18 चौको 72 होता है ना, 18 आएगा और 22 में से 18 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 8 माइनस 22 चौको 88 माइनस के 4, तो 8 माइनस कितना आ जाएगा, 0, यानी कितना आएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए किसी कार्य के 5/7 भाग को पूरा करने में 15 दिन का समय लेता है। अब देखिए, पूरा कार्य है x और इसका 5/7 भाग पूरा करने में 15 दिन लेता है, तो x ये कंप्लीट कार्य होगा और पूरा कार्य करने में कितना समय लेगा, तो 15 × 7/5, 5 × 15 गुणित 7, तो 7 त्रिक कितना आ जाएगा, 21, यानी ए को पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे, 21 दिन लगेंगे। ठीक है, और बी की मदद से उन्होंने समूचे कार्य को 12 दिन में पूरा किया, यानी जब ए के साथ बी भी मिल जाता है तो कितने दिन लगे, 12 दिन लगते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 84, ए की पावर कितनी आएगी, 4, और बी की पावर कितनी आएगी, 7। ए और बी की पावर दोनों की मिला करके कितनी आ जाएगी, 7। 12 सत्ते 84, 21 चौको 84। बी अकेले को इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगता है, टोटल कार्य कितना है, 84 है, और बी की क्षमता कितनी है। अगर ए की क्षमता 4 है और ए प्लस दोनों की मिला करके ए प्लस बी की 7 है, तो बी की कितनी होगी, 7 - 4 यानी 3 होगी। 3 से भाग कर देंगे तो 3 दूनी 6, 3 8 24, यानी बी को कितना दिन लगने वाला है, यहाँ पर बी को 28 दिन लगने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। 75 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। यदि यह अनुपात 1:2 करना है तो कितना पानी मिलाना होगा। यहाँ पे दूध है और पानी है, मिल्क एंड वाटर। अनुपात कितना है, 3:2। 1:2 करने के लिए कितना पानी मिलाना होगा। देखिए, हमें वाटर यहाँ पर ऐड करना है, लेकिन जो मिल्क होगा, जो दूध होगा, वो सेम होना चाहिए दोनों जगह पर, क्योंकि मिल्क हम ना ऐड कर रहे हैं ना निकाल रहे हैं। तो जितना यहाँ पर था दूध उतना ही यहाँ पर भी होना चाहिए, और उतना ही यहाँ पर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे 3 से गुणा करना होगा। तो 3 एकम 3 अनुपात 3 दूनी 6, जो रेशियो है वो कितना बन जाएगा, 3:6 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितने लीटर टोटल मिश्रण था, 75 लीटर था। इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 2 5, 5 यूनिट बराबर कितने लीटर है, 75 लीटर है, यानी 1 यूनिट बराबर 15 लीटर पानी मिश्रण है। ठीक है, 1 यूनिट बराबर 15 लीटर के है। तो कितना पानी यहाँ पर मिलाना होगा, ये पूछा जा रहा है। पहले 2 यूनिट पानी था, अब कितने यूनिट पानी है, 6 यूनिट है। तो कितने यूनिट प्लस किया गया, 4, और 1 बराबर 15 के है, तो 4 यूनिट बराबर कितना होगा, 15 चौको 60 लीटर के हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 60 लीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, 225 मैचों में से 80% मैच जीतना चाहती है। ठीक है, क्रिकेट टीम 2021 में एक क्रिकेट टीम 225 मैचों में से 80% मैच जीतना चाहती है। पहले से खेले जा चुके 120 मैचों में सफलता दर 70% है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष मैचों में सफलता दर कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि 225 का 80% होगा कितना, यानी वो कितने मैच जीतने का सपना देख रही है कोई टीम। ठीक है, तो 225 गुणे 80 बटे कितना कर देंगे, 100। 25 से काटेंगे तो 25 चौको 100, 8 200, यानी 25 नया 225, और 25 चौको 100, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा, 180। यानी जो क्रिकेट टीम है वो चाह रही है कि वो 180 मैच टोटल जीत जाए, क्रिकेट मैच जीत जाए। और जो पहले 120 मैच होते हैं उसमें सफलता दर कितनी है, 70%। यानी इसमें 120 में से कितने मैच जीती है, तो 12 सत्ती 84। कितने मैच जीती है, 84 मैच जीती है। तो अभी और मैच कितना बचा है, मैच और कितने बचे हैं, टोटल खेले जाने कितने हैं। 225 में से 120 को माइनस कर देंगे, शेष मैच कितना बचा हुआ है, 105। और 105 मैचों में अब उसे जीतना कितने हैं, 180 जीतना था, 84 जीत चुका है,
तो अब यहाँ पर कितने जीतने हैं, इसमें से 84 माइनस कर देंगे, बचेगा कितना 6 और 9, यानी 105 में से अभी 96 मैचों को और जीतना है। यह 96 मैच कितने प्रतिशत होंगे, तो 96/105 गुणे में 100 करेंगे और 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 एक कम 5, 5 से इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, यानी कितना आ रहा है 3 से भी ये कट जाएगा तो 3 सत्ते 21, 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6, यहाँ पर आ जाएगा 640/7। इसे और सॉल्व करेंगे तो 7 ने 63, 7 एक कम 7, बचेगा 3/7, यानी 91 सही 3/7% यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि तीन संख्याएं 3, 5, 7 के अनुपात में हो, उनका लासा 2415 है, तो दूसरी संख्या और पहली संख्या का अंतर कितना होगा। कल वाले क्वेश्चंस में भी कुछ इस तरह का एक प्रश्न था और आज भी इस तरह का प्रश्न है। देखिए, जब भी कोई भी परीक्षा होती है तो उसे ज़रूर उसके जो सेट होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, जब हो रहे हो तब भी एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न उसी टाइप के रिपीट होते हैं। ठीक है, और यही फ़ायदा प्रीवियस ईयर सेट लगाने का भी है। अगर आप प्रीवियस ईयर सेट लगा रहे हैं तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो रिपीट होंगे, उसी पैटर्न पर आधारित होंगे, है ना। तो अगर आप एक बार पैटर्न को कैच कर लेते हैं तो आपके लिए प्रश्न आसान हो जाएगा। कल मैंने आपको क्या बताया था इसी प्रश्न में कि संख्याओं का अनुपात का गुणा गुणित उनका मासा किसके बराबर होता है, लासा के बराबर होता है। और मासा, जब हम किसी संख्या का अनुपात बनाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 हो और 6 हो, तो इसका अगर हमें अनुपात निकालना हो, रेशियो निकालना हो, तो 2 से काट देंगे, कितना आ जाएगा 2:3 आ जाएगा। ठीक है, अब यह संख्या अगर हमें प्राप्त करनी है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसे 2 से गुणा करना होगा, है ना। इसका मतलब क्या है, इन संख्याओं का जो मासा था, इन संख्याओं का जो मासा था हमें उसी संख्या से गुणा करना है, क्योंकि मासा ही ऐसी संख्या होती है जो दोनों संख्याओं में कॉमन फैक्टर होता है, उसे ही मासा कहते हैं। और जब अनुपात निकालेंगे तो उसी से विभाजित कर दिया जाता है, वही संख्या हमारी हट जाती है अनुपात से, है ना। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि मासा क्या होगा, तो 3 गुणित 5 गुणित 7 गुणित x मान लेते हैं मासा को, बराबर कितना होगा 2415 आ जाएगा। x की वैल्यू निकालनी है तो काटना शुरू करेंगे, 7 त्रिक का 21, कितना आ जाएगा यहाँ पे 3, 7 चौको 28 और 7 पंचे 35, 5 तियाँ 15, 15 से विभाजित करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 15 दूनी 30 और 15 तियाँ 45, x बराबर आ जाएगा 23। और कहा जा रहा है कि दूसरी संख्या और पहली संख्या का अंतर बताओ। दूसरी और पहली संख्या का अंतर कितना है, 2 यूनिट है, यानी 2 है। ठीक है, तो अंतर इनका कितना होगा, जितना यूनिट आ रहा है उसमें x से गुणा करा देंगे, 2 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 46, और यही आंसर हो जाएगा। अब आप इसे चाहें तो इस तरह से समझ सकते हैं कि x जो है वो हमारा मासा है, तो यह संख्या क्या होगी 5 गुणित 23 होगी। संख्या क्या होगी 5 गुणित 23 दूसरी संख्या होगी, और माइनस पहली संख्या क्या होगी 3 गुणित 23 होगी। जब हमें इनका अंतर निकालना होगा तो 5 में से 3 घटेगा 2 आ जाएगा, 2 गुणित 23 यानी 46 ही हमारा क्या आएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ए, बी और सी एक साथ मिलकर किसी निश्चित कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी और प्लस सी मिल करके एक कार्य को 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ए बी से 20% अधिक कार्यकुशल है और सी बी से 50% कम कार्यकुशल है। 20% अधिक कार्यकुशल है और 20% का मतलब क्या होता है 1/5, है ना। यानी ए बी और सी अगर इस तरह से लिखा जाए और इनका अनुपात में इन्हें लिखा जाए, बनाया जाए, तो ए बी से कितना अधिक कार्यकुशल है। इनकी जो क्षमताएं हैं, अगर हम क्षमता यहाँ पर लिखें तो ए बी से कितना अधिक कार्यकुशल है 20% का मतलब 1/5, यानी बी की क्षमता अगर 5 है तो ए की क्षमता कितनी होगी 6 होगी, इससे 1 ज़्यादा होगी, 20% ज़्यादा होगी। और सी बी से 50% कम कार्यकुशल है, इसका 50% अगर कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। ठीक है, इसे हम चाहें तो अनुपात है, सब्बे 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 12:10:5, तो यह थोड़ा सा सही अनुपात हो जाएगा, इसमें पॉइंट नहीं रहेगा। यह इनकी क्या है क्षमताएं हैं। ठीक है,
यह इनकी क्षमताएं हैं। और इन्हें टाइम कितना लग रहा है, 10 दिन लग रहा है। मतलब टोटल काम क्या होगा, कुल कार्य बराबर क्या होता है कि टोटल क्षमता गुणित समय, है ना। तो यहाँ पर क्षमता अगर सब मिलकर के कर रहे हैं तो सबकी क्षमता जोड़ ले तो कितना होगा, 12 5 17 और 10 27, 27 गुणे 10 ये टोटल काम है। और बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो बी की क्षमता कितनी है, 10/10 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। और यही 27 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि एक निश्चित राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1530 है। समान राशि पर समान दर पर समान अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। कल भी एक इस तरह का प्रश्न बताया था कि जब इस तरह से प्रश्न आए कि यहाँ पर परसेंट दिया रहे और हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसे फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। और जो समय दिया रहेगा, जैसे 2 वर्ष दिए गए हैं तो इसको हम इसकी घात बना देंगे जो नीचे बटे में संख्या होगी और उसे मूलधन मान सकते हैं। जो मूलधन होगा वो हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, इसकी घात 2 कर देते हैं, यानी 625। इससे कुछ ये हो जाता है कि हमारा प्रश्न जो है वो आसान हो जाता है और पॉइंट नहीं आते हैं। जो पॉइंट में फंसने वाली चीज़, अगर हम 100 मान करके करेंगे तो पॉइंटों में फंस जाएंगे। ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, अगर इसका स्क्वायर कर दे, समय का स्क्वायर, जो समय लगी है उसकी घात लगा दे, यहाँ पर 2 है तो स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर देखिए 2 साल हैं, पहला और दूसरा, दोनों साल में कितना ब्याज लगेगा, 4%। और 4% का मतलब क्या होता है, 1/25 होता है। तो 625 का 1/25 यानी 4% निकालेंगे, कितना आएगा, 25 आएगा। दूसरे वर्ष भी इस 625 का 4% निकालेंगे, कितना आएगा, 25 आएगा। और इस ब्याज पर जो ब्याज लगेगा वो कितना होगा, 25 का 1/25 यानी 4% कितना होगा, 1 होगा। टोटल ब्याज यहाँ पर कितना है, 25 + 25 + 1 कितना है, 51 है। ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है 51। और हमें 51 यूनिट बराबर कितना दिया गया है, 1530 दिया गया है। अगर 1 यूनिट का मान निकालें तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यहाँ से देखिए 3 एकम 3, 3 पच्ची 15, 1 यूनिट बराबर 30 निकल करके आया है। और साधारण ब्याज क्या होता है, जो मूलधन पर लगाया जाए। मूलधन पर देखिए 2 वर्षों में क्या क्या ब्याज लगा है, 25 और 25, यानी कितने यूनिट ब्याज लगा है, 50 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 30 के है तो 50 यूनिट बराबर कितना होगा, 30 गुणे में 50 बराबर कितना आ जाएगा, 5 दिया 1500 हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए 3 संख्याएं दी गई हैं और बोला जा रहा है कि इनका HCF x है, x के अंकों का योगफल ज्ञात करो। तो सबसे पहले इनका HCF निकालना है, सबसे पहले इनका मासा निकालना है। मासा निकालने के लिए हम छोटी संख्या से इससे बड़ी वाली संख्या में भाग देते हैं। सबसे पहले तो 2091 से भाग देंगे 3485 में, एक बार जाएगा, कितना आएगा, 2091। यहाँ पे क्या बचेगा, 4 और यहाँ पे बचेगा 9, 3 1। अब इसे भाग देंगे 2091 को, फिर से एक बार जाएगा और यहाँ पर आएगा 1394। यहाँ पर कितना बचेगा, 7, यहाँ पर बचेगा 9 और 9 में से 3 घटा 6, 697 से 1394 को भाग करेंगे, 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14, 2 दूनी 18, 1 19, 2 छक्के 12, 1 13। ये पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो संख्या आती है 697, इससे हम जो सबसे बड़ी संख्या होगी यानी अगली संख्या को भी भाग दे करके देख लेंगे। या जो 697 है इस संख्या से 2091 भी विभाजित है और 3485 भी विभाजित है, इससे यहाँ हमें पता चलता है। और जब अगली संख्या को भाग देंगे, कितनी है, 4879 है, इसे भाग देंगे इससे तो कितने बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 7 7 49, 7 9 63 और 4 67, 7 6 42 और 42 6 48। ये भी संख्या पूरी तरह से विभाजित है। इसका मतलब जो हमारा HCF है वो कितना है, 697, यानी x की वैल्यू कितनी है, 697। इसके अंकों का योग क्या होगा, 9 6 15 और 15 7 22, यानी अंकों का योग कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या है। एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 7 वर्षों में स्वयं से 70% अधिक हो जाती है। 70% अधिक का मतलब क्या है, अगर कोई राशि 100 है तो कितनी हो जाती है, 170 हो जाती है। ठीक है।
8,000 की धनराशि पर समान ब्याज पर 3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। ब्याज दर समान रहेगा और कितने वर्षों में? 3 वर्षों में हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। राशि कितनी दी जा रही है? 8,000। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि 7 वर्षों में कितने परसेंट ज़्यादा हुई? 70%। 100 से कितनी बढ़ी? 70, यानी ब्याज कितना मिला? 70 ब्याज मिला 7 साल में। और साधारण ब्याज है तो हर साल बराबर मिलेगा, तो एक साल में कितना ब्याज मिल रहा होगा? 10 मिल रहा होगा। कितने में से? 100 में से 10 का ब्याज मिलेगा, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज दर है, वो कितनी है? 10% है। और 10% 8,000 में 3 वर्षों तक ब्याज लगाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तो जब 10% ब्याज पहले साल लगेगा तो 800 रुपये मिलेंगे। अगले साल जब ब्याज लगेगा तो इस मूलधन पर 800 और इस ब्याज पर 10% का ब्याज लगाएंगे तो कितना ब्याज मिलेगा? 80 मिलेगा। और जब तीसरे साल लगाएंगे तो इस मूलधन का 800 रुपये ब्याज और इस वाले ब्याज का 80 और 80 160 रुपये ब्याज और इस 80 का 10% 8 रुपये ब्याज। यह टोटल हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 3 वर्षों का। तो टोटल कितना ब्याज हुआ? 8, 8, 16, 8 त्रिक 24, यानी ये 2400 प्लस 16 और 160 और 80 कितना आएगा? 240 प्लस 8, यह टोटल हमारा ब्याज होगा। यह कितना आएगा? 48, 4 2 6 2, 2648। यह 2648 हमारा क्या होगा? ब्याज होगा। तो यह आज के प्रश्न थे जिन्हें आपने सॉल्व किया। आपने देखा कि किस तरह से इनका सॉल्यूशन किया गया है। इसी तरह से अगली भी क्लास होगी और अगली क्लास में 17 नवंबर के हम लोग लेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, 16 नवंबर के क्वेश्चंस हो चुके हैं और इसके बाद अगली क्लास में देखते हैं कि किस दिन एग्जाम हुआ था। 17 नवंबर को हुआ होगा, तो फर्स्ट शिफ्ट 17 नवंबर की यहाँ पर लेंगे अगली क्लास में। और इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि दोस्तों हम लोग यहाँ पर डेली सुबह 10 बजे एक क्लास आपको मिलती है, संख्या पद्धति अभी उसमें चल रहा है टॉपिक। ठीक है, और जो क्लास होती है वो SD यादव बुक का सॉल्यूशन कराया जा रहा है। एक एक टाइप वाइज आपको सॉल्यूशन कराया जा रहा है। ठीक है, तो इसके उदाहरण अभी खत्म हो चुके हैं। जितने उदाहरण में प्रश्न थे संख्या पद्धति में खत्म हो चुके हैं। अब आपको कल से एक्सरसाइज इसमें सुबह 10 बजे आपको एक्सरसाइज इसमें मिलेगी और एक्सरसाइज के प्रश्न को अब सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप टाइप वाइज पढ़ना चाहते हैं मैथ्स को, आपका मैथ थोड़ा सा वीक है, तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी और इस बुक का सलूशन मैं करा रहा हूँ। उस क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका मैथ वीक है तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, और इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।